हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज के इस क्लास में आप लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य यानी वॉइस। आप इस पाठ में वॉइस के यानी वाच्य के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित संपूर्ण भेदों की व्याख्या समझेंगे, संपूर्ण भेदों की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए, आपका आज का चैप्टर क्या है? वाच्य यानी वॉइस। सबसे पहले वाच्य की परिभाषा क्या है वो समझ लीजिए, क्योंकि आपको परिभाषा समझना जरूरी है। परिभाषा समझेंगे तभी आगे आप समझ पाएंगे कि कैसे क्या होगा। तो आपका वाच्य जिसका परिभाषा है, कहता है कि कर्ता, कर्म या भाव। ठीक है, कर्ता, कर्म या भाव, भाव क्रिया। ठीक है, यहाँ पे भाव दिया है तो भाव क्रिया यानी क्रिया तो होगी बट कैसा? भाव क्रिया। क्रिया तो होगी बट कैसी क्रिया? भाव क्रिया के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को, परिवर्तन मतलब क्रिया में बदलाव आता रहेगा। बदलाव कैसे आएगा? तो कभी कर्ता के अनुसार बदलाव आएगा, तो कभी कर्म के अनुसार आएगा, तो कभी भाव क्रिया के अनुसार आएगा। क्लियर है? अब आगे है वाच्य के भेद। वाच्य के भेद कितने हैं? तो 3 भेद हैं। कितने हो गए आपको? 3 भेद हो गए। तो पहला क्या हो गया आपको? कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस। दूसरा क्या हो गया? कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस। और तीसरा भाववाच्य यानी इम्पर्सनल वॉइस। ये 3 हो गए आपको वाच्य के भेद यानी वॉइस के भेद। तो इसको आपने याद कर लेना है आप लोगों को। चलिए, अब अगला है नंबर 1, कर्तृवाच्य। कहता है कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन, परिवर्तन तो होगा बट किसमें? क्रिया में परिवर्तन। आपने पीछे ही परिभाषा में समझ लिया कि कर्ता, कर्म या भाव क्रिया के अनुसार क्रिया में ही क्या होगा? परिवर्तन होगा। तो यानी क्रिया में परिवर्तन होना है तो यानी शुरू से अंत तक अगर परिवर्तन होता रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्रिया में ही परिवर्तन होता रहेगा। किसके किसके अनुसार? पहला बताइए तो कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा भाव क्रिया के अनुसार। तो चलिए, यहाँ पे कहता है कि कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे ही क्या कहेंगे? कर्तृवाच्य कहेंगे या उसे ही कर्तृवाच्य कहते हैं। अब समझना ये है कि कैसे परिवर्तन होता है। जैसे में दिया हुआ है, राम रोटी खाता है, सीता भात खाती है। इस उदाहरण को देखकर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो कहाँ पे क्या परिवर्तन है हम तो बताएंगे ही, पहले आप लोग जरा सा बताइए। इसमें सोचिए कि यहाँ पे देखिए, पहले परिभाषा को ढंग से समझिए। कर्ता के विषय में डिटेल में आप लोगों को समझा चुके हैं, क्रिया भी आप लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना? तो अनुमान लगाइए इसमें कि कर्ता के अनुसार क्रिया में कहाँ पे परिवर्तन हुआ और क्या परिवर्तन हुआ, बताइए तो फटाफट। सोचिए थोड़ा सा, थोड़ा देखना चाहते हैं आप लोग कितना सोच पा रहे हैं। समझते थे तू लोग यही कहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा सोचो ना, क्या कहता है कि राम रोटी खाता है, नीचे दिया हुआ है कि सीता भात खाती है। आपका परिभाषा क्या है? डेफिनेशन क्या है? क्या कहता है कि कर्ता के अनुसार किसमें परिवर्तन? क्रिया में परिवर्तन। तो आप ये देखिए कि क्रिया में परिवर्तन। सबसे पहले बताइए, राम रोटी खाता है में क्रिया क्या हुआ? खाता। वेरी गुड, यहां तक आपका उत्तर सही है। खाता हो गया यानी खाना हो गया, क्रिया खाने का काम हो रहा है। अच्छा, अब बताइए इसमें इस वाक्य में कर्ता कहाँ पे है? अच्छा, राम है कर्ता। चलो वेरी गुड, इसमें आपको राम हो गया कर्ता, एकदम सही। ठीक है, और खाता है क्या हो गया आपको? क्रिया, ये भी सही है। अच्छा चलिए, और बच गया क्या? रोटी। रोटी क्या हो गया? रोटी क्या हो गया? हम उल्टा पुल्टा लिखे हैं, यहाँ लिखना है हमको। ये हो गया आपको कर्ता। अच्छा, और ये हो गया आपको क्रिया। अब बच गया रोटी। रोटी क्या हुआ बताइए? हड़बड़ाना नहीं है बच्चों आप लोगों को, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं, एकदम नहीं, शांत दिमाग से सोचिए। राम हो गया कर्ता, ठीक है, खाता है हो गया क्रिया, अब बच गया रोटी। ये रोटी क्या है? कर्म। वेरी गुड।
देर से जवाब देते हो, जल्दी दिया करो, इतना सोचोगे, पढ़े हो पीछे फिर भी। अब देख लो, ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया क्रिया। अब दूसरे वाक्य में ये, इसमें भी पहले समझ लेते हैं कौन क्या है। अच्छा, सीता क्या हो गया आपको? सीता भी कर्ता हो गया। अच्छा, भात क्या हो गया आपको? कर्म हो गया। और खाती है क्या हो गया? क्रिया हो गया। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे कहता है कि कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन, कि क्रिया में परिवर्तन आया तो क्या परिवर्तन आया और क्यों आया, यही ना आपको समझना है। तो यहाँ पे देखो क्या कहता है कि राम रोटी खाता है। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि राम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है, वेरी गुड। रोटी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? लिंग चैप्टर पढ़ाए थे, रोटी पुल्लिंग की स्त्रीलिंग याद कीजिए। बस आगे पढ़ रहे हैं, पीछे भूल रहे हैं। पुल्लिंग, सब पुल्लिंग। हमारा जवाब है स्त्रीलिंग। चलिए, सबने कहा पुल्लिंग और दीपक ने कहा स्त्रीलिंग। ये रोटी हो गया आपको स्त्रीलिंग। रोटी क्या हो गया? स्त्रीलिंग। लिंग चैप्टर कितना बढ़िया से पढ़ाए थे आप लोगों को, है ना। यहाँ पे ये रोटी हो गया आपको स्त्रीलिंग, ठीक है। अब हम इतना बता दिए कि रोटी हो गया स्त्रीलिंग, तो अब तो समझ में आ गया होगा कि वाक्य में क्या परिवर्तन हुआ, क्यों हुआ। यहाँ देखो, राम रोटी खाता है, राम हो गया आपको क्या? पुल्लिंग, यानी कर्ता क्या हो गया? पुल्लिंग। राम मतलब क्या? कर्ता। राम क्या हो गया? पुल्लिंग। राम। अब यहाँ पे देख लो, कहता है कि रोटी स्त्रीलिंग है और यहाँ पे हो गया आपको क्या? खाता है। जब रोटी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे तो खाती है होना चाहिए। अगर रोटी स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? खाती है। लेकिन इस वाक्य में ये क्रिया जो है रोटी के अनुसार नहीं बदला, यानी कर्म के अनुसार नहीं बदला। किसके अनुसार बदला? कर्ता के अनुसार, यानी राम के अनुसार। पॉइंट को पकड़ो, देख लो यहाँ पे, जब यहाँ पे राम रोटी खाता है, रोटी अगर स्त्रीलिंग है तो उस हिसाब से तो यहाँ पे खाती है होना चाहिए ना। लेकिन इस वाक्य में रोटी के अनुसार ये क्रिया जो है, ये क्रिया चेंज नहीं हो रहा है। किसके अनुसार हो रहा है? राम के अनुसार। और राम है क्या? कर्ता। दैट्स सिंपल। अब यहाँ पे देख लो, आपके परिभाषा में यही ना दिया हुआ है कि कर्ता के अनुसार यदि किस में परिवर्तन हो? क्रिया में परिवर्तन हो। तो बताइए ना, यहाँ पे कर्ता के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ। अब समझ में आई बात? तो अब समझ गए तो चलिए दूसरा उदाहरण आप लोग समझाइए। अब समझा सकते हैं? चलिए बताइए, सीता क्या हुआ? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? स्त्रीलिंग। भात क्या हुआ? भात पुल्लिंग। वेरी गुड, भात हो गया आपको पुल्लिंग, ठीक है। अच्छा, खाती है तो क्रिया है, ये तो सबको पता है। भात यहाँ पे क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो पुल्लिंग हो गया तो सीता भात खाता है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? खाती है। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये खाती है इसलिए हुआ क्योंकि सीता आपको क्या है? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग? जी, ये सीता हो गया आपको स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग है इसलिए खाता के जगह क्या हो गया? खाती है। यानी इस वाक्य में सीता आपको क्या हो गया? कर्ता। सीता क्या हो गया? कर्ता। यानी कर्ता की प्रधानता है। यहाँ पे कर्म की जो है, यहाँ पे कर्म की जो है कोई प्रधानता नहीं है। आई बात समझ में? आई समझ में बात कि यहाँ पे कर्म की, यहाँ पे देख लो, ये कर्म है इस लाइन में, ये लाइन वाला कर्म है, यानी कर्म की कोई प्रधानता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रधानता है। तो किसका प्रधानता है? सीता और राम का, अर्थात कर्ता का। तो आपके परिभाषा में यही ना दिया हुआ है कि कर्ता के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन होगा कर्तृवाच्य कहेंगे। अब समझ गए बढ़िया से? कहीं कोई दिक्कत? बढ़े आगे चलिए। कर्मवाच्य, ठीक है। कहता है कि कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन, किसके अनुसार? कर्म के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन, किसमें परिवर्तन हो रहा है? क्रिया में परिवर्तन। वहां पे कर्ता के अनुसार परिवर्तन हुआ, यहाँ पे किसके अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है? कर्म के अनुसार। कहता है हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वाच्य नहीं, कर्मवाच्य। क्या कहेंगे? कर्मवाच्य कहेंगे। परिभाषा समझे बढ़िया से?
जैसे राम ने रोटी खाई, सीता ने भात खाया, एकदम चेंज हो गया, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में एकदम चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ कि यहाँ पे जो है चेंज हुआ तो किसके अनुसार हुआ? भात के अनुसार। यहाँ पे चेंज हुआ तो किसके अनुसार? रोटी के अनुसार। और ये भात रोटी है क्या, बताइए तो? है कि राम ने रोटी खाई, यहाँ पे राम पुल्लिंग है, लेकिन कौन सा पुरुष है, थोड़ा सा बताइए तो? जी, प्रथम पुरुष। ये हो गया, पुरुष तो है लेकिन कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है। तो यहाँ पे देख लो, प्रथम पुरुष के अनुसार, प्रथम पुरुष के अनुसार यानी पुल्लिंग के अनुसार यहाँ पे क्रिया में परिवर्तन नहीं आया। क्रिया में परिवर्तन आया तो कर्म यानी रोटी के अनुसार, क्योंकि रोटी आपको क्या है? स्त्रीलिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है। तो इसलिए यहाँ पे राम अगर पुल्लिंग है, प्रथम पुरुष है, अगर पुल्लिंग है तो राम ने रोटी खाया होना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? खाई हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पे राम की कोई प्रधानता नहीं। कर्तृवाच्य में राम की प्रधानता थी यानी कर्ता की प्रधानता थी, लेकिन कर्मवाच्य में राम की कोई प्रधानता नहीं है। प्रधानता है तो सिर्फ और सिर्फ किसका? रोटी का। रोटी क्या है? कर्म है, यानी कर्म की यहाँ पे क्या हुई? कर्म की प्रधानता। अर्थात क्रिया में परिवर्तन हो रहा है तो किसके कारण? कर्म के कारण। समझ गए बढ़िया से? अब दूसरा उदाहरण है, सीता ने भात खाया। अब ये पहला समझ गए तो दूसरा भी समझ ही जाएंगे, बढ़िया से समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे सीता कौन सा पुरुष है, बताइए तो? जी, ये भी हो गया आपको प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष नहीं, सर्वनाम में पुरुष का इस्तेमाल सबके लिए होगा। स्त्री पुरुष, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें जो भी प्रयोग होता है, जैसे मैं, हम, तुम, वह, उसके, उसका, उसकी, तुम्हारा, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब ये नहीं कि जो भी उसमें उदाहरण आया, मैं, तुम, वह, उसने, उसका, उसकी, हम लोग, तुम लोग, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो है प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए होगा। बस नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, लेकिन इसका इस्तेमाल, जैसे वह का इस्तेमाल हम किसके लिए? लड़की लोग के लिए भी करते हैं। तुम का इस्तेमाल किसके लिए? लड़की लोग के लिए। खाली पुरुषवाचक सर्वनाम है तो इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष के लिए ही करते हैं, सबके लिए करते हैं। तो ये बस नाम है, लेकिन इसका मतलब हो गया सब। ये ऐसा सर्वनाम है जिसका प्रयोग सबके लिए किया जाता है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। तो इस हिसाब से यहाँ पे सीता, अगर यहाँ पे राम है प्रथम पुरुष, सीता है तो सीता भी होगा आपको प्रथम पुरुष, क्योंकि प्रथम पुरुष का यानी अन्य पुरुष का परिभाषा आपको क्या है कि जिसके बारे में बात की जा रही हो किंतु वह वहां पे उपस्थित न हो। तो यहाँ पे सीता सीता तो कर रहे हैं, सीता नाम की कोई लड़की यहाँ पे है भी नहीं। तो उस हिसाब से ये प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष हुआ। और हुआ क्या? पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हुआ। तो यहाँ पे देख लो, सीता ने भात खाया, यहाँ पे भात पुल्लिंग हो गया, कर्म तो है लेकिन है क्या? पुल्लिंग है। तो सीता ने भात खाया, यहाँ पे उस कर्तृवाच्य में क्या था कि सीता भात खाती है, सीता भात खाती है, यानी सीता के अनुसार जो है उसमें परिवर्तन आया था क्रिया में, लेकिन यहाँ पे भात के अनुसार परिवर्तन हुआ। सीता अगर स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे तो खाई होना चाहिए, सीता ने भात खाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। यहाँ हुआ सीता ने भात खाया। इसका मतलब यही हुआ कि भात के अनुसार अर्थात कर्म के अनुसार जो है क्रिया में क्या आ गया? परिवर्तन आ गया। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत समझने में? बढ़िया से समझ रहे हो ना पीछे कि कर्तृवाच्य में किसके अनुसार परिवर्तन हुआ था? कर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य में किसके अनुसार हुआ? कर्म के अनुसार। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब है भाववाच्य। भाववाच्य की परिभाषा समझिए। कहता है कि भाव क्रिया के अनुसार, भाव क्रिया के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन, देख लो घूम फिर के बात कहाँ पे आ जाती है? क्रिया पे ही आ जाती है। चाहे परिभाषा चाहे बदलता रहा, वो कर्तृ हुआ, कर्म हुआ, अब भाव हुआ, लेकिन घूम फिर के, घुमा फिरा के कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ क्रिया में। यानी आप वाच्य चैप्टर में क्या समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन हो रहा है तो किसमें हो रहा है? क्रिया में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि भाव क्रिया के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे ही क्या कहेंगे? भाववाच्य कहेंगे। ठीक है, अब चलिए उदाहरण चलते हैं। यहाँ पे तो उदाहरण एकदम चेंज हो गया। मुझसे चला नहीं जाता, उससे सोया नहीं जाता। ये तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य की अपेक्षा ये एकदम चेंज है ना?
कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। और भाव का मतलब क्या होता है? अंदर अंदर कोई चीज फील करना, इमोशंस जो होते हैं भाव होते हैं। तो भाव यहाँ पे न कर्ता का कोई भूमिका है, न कर्म की कोई भूमिका है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी? भाव की। तो यहाँ पे अब क्या भाव उत्पन्न हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता, मतलब चला नहीं जाता, शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, कोई दर्द है। भाव महसूस करते हैं ना, कि अगर हम आपको बोल दे कि मुझसे अब बोला नहीं जाता, अब पढ़ाया नहीं जाता, तो आपके मन में क्या भाव आएगा? तभी आप कर्ता कर्म करेंगे, तभी मन में क्या होगा कि जरूर कोई प्रॉब्लम हो रहा है मैम को, इसलिए बोल रही है कि मुझसे अब पढ़ाया नहीं जाता। देखो यहाँ पे भाव जो है ना, यहाँ पे भाव को पकड़नी है कि कहता है मुझसे चला नहीं जाता, अर्थात यहाँ पे चला नहीं जाता से तात्पर्य ये हो गया कि मुझसे चला नहीं जाता मतलब कोई पीड़ा है, कोई तकलीफ है, पैर में कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, इसलिए चला नहीं जाता। तो ये कहाँ से आता है? कर्ता से या कर्म से आ रहा है? ये भाव के द्वारा मन में उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे किसकी प्रधानता हो गई? भाव की प्रधानता हो गई। यहाँ पे है उससे सोया नहीं जाता। उससे सोया नहीं जाता मतलब उसको कोई ना कोई तकलीफ है, इसलिए तो सोया नहीं जा रहा है। या तो मानसिक पीड़ा है या तो शारीरिक पीड़ा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक पीड़ा होगा, क्योंकि चला नहीं जाता तो पैर में कोई दिक्कतें होगी। लेकिन यहाँ पे है उससे सोया नहीं जाता, तो यहाँ पे मानसिक पीड़ा भी हो सकती है, या तो कोई टेंशन होगा, कोई चिंता होगी। कई बार आदमी होता है कि सोचते सोचते भी नींद नहीं आती, काफी सोचने के कारण जो है नींद नहीं आती, भर रात जगे रह जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों पीड़ा दिख रहा है, मानसिक भी और शारीरिक भी। तो हम देख नहीं रहे हैं, जाके हम क्या कर रहे हैं? अनुभव कर रहे हैं। भाव उत्पन्न हो रहा है मन में कि लगता है उसे कोई दिक्कतें हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, इसलिए तो नहीं सो पा रहा है या सो पा रही है ना। तो कहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है मन में? तो इसलिए यहाँ पे कहता है कि भाव क्रिया के अनुसार किसमें परिवर्तन हो? क्रिया में परिवर्तन हो। उसी को हम क्या कहेंगे बच्चों? भाववाच्य कहेंगे। समझ गए बढ़िया से? तो चलिए, आप लोग भी समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है कि वाच्य चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर था, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर था। मुझे विश्वास है आप लोग भी बढ़िया से समझ गए होंगे। समझ जाते हैं तो कम से कम लाइक करिए, कमेंट करके अपना सुझाव सलाह दीजिए। कमेंट में आपकी जो कोई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं बहुत ही जल्द अगला चैप्टर लेकर अगले क्लास में। और अंत में ये कहूँगी कि जो नए बच्चे मेरे इस वीडियो को, इस क्लास को अभी देख रहे हैं, तो उनसे ये कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको नया नया नोटिफिकेशन जो उस पर अपलोड होगा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। तो मिलती हूँ अगले क्लास में अगला चैप्टर लेकर। धन्यवाद।